हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों के असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम हेलो डॉक्टर के एक नए अंक में आप सबका स्वागत है। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ गरिमा वर्मा। दर्शकों, निरोगी होना परम भाग्य का काम है। स्वास्थ्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये वैसे तो हम हमेशा से ही जानते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में कोरोना महामारी ने इसका एहसास हमें थोड़ा ज़्यादा करा दिया है। इस समय में हमने जाना कि स्वास्थ्य ही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बाकी सारी चीज़ें जीवन में खुद ब खुद अच्छी होती चली जाती है जब हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि आप तक स्वास्थ्य संबंधी ऐसी ही कुछ जानकारी लेकर हाजिर हों जिससे आप खुद की नॉलेज तो बढ़ाएं ही, साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम जिस विषय पर विशेषज्ञ से कुछ बातचीत करेंगे वो है कोरोना काल में गैर संचारित रोगों का निदान और बचाव। और इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियोज में आज मौजूद हैं डॉक्टर गोपाल चौहान जी, जो कि राज्य कार्यक्रम अधिकारी हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश में। डॉक्टर गोपाल चौहान, आपका हमारे स्टूडियोज में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। तो डॉक्टर गोपाल, अगर हम बात करें, जो हम बात कर रहे हैं कि कोरोना काल में गैर संचारित रोगों का निदान, तो विभिन्न माध्यमों से अभी हम कोरोना की बात कर रहे हैं। हमें ये जानकारी मिल रही है कि लगातार जो कोविड के केसेस है उनमें इजाफा हो रहा है। तो ये जानकारी किस हद तक सही है, इस बारे में आपकी क्या राय है? गरिमा, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया। और ये सत्य है कि जैसे जानकारी मिली है, रिपोर्ट्स भी आ रही है कि कुछ देशों में कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं। और इस संदर्भ में भारत सरकार ने इसका कॉग्निजेंस लिया है कि भारत में भी ऐसी स्थिति ना हो और हम कोविड से पहले ही, उसकी वेव आने से पहले ही हम कुछ इस तरह का सावधानियां बरतें ताकि हमारे हालात असामान्य ना हो, सामान्य स्थिति बनी रहे। तो देश में भी कुछ ऐसा देखा गया है कि कुछ हद तक कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। जहाँ तक हिमाचल की बात है कि जब हमारा सर्विलेंस बढ़ता है, केसेस की नोटिफिकेशन बढ़ती है, तो हमें लगता है कि नंबर बढ़ रहा है। ये बिल्कुल सत्य है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अभी कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको अच्छी तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और मैसेज ये होना चाहिए कि हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर ज़्यादा फोकस करें और जो सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनका हम पूरी तरह से पालन करें ताकि हमारी स्थिति सामान्य चल रहे, लोग अपना काम करते रहें, सभी अपना जो रूटीन का लाइफ है वो अच्छी तरह से चल सके। जी डॉक्टर साहब, हम कोरोना की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये काफ़ी जानलेवा बीमारी है और इससे अतीत में भी बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जो ये कोविड महामारी है ये किन व्यक्तियों के लिए ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकती है? गरिमा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जनरली हमारे पास जो रोगी होते हैं वो दो तरह के होते हैं जी। एक होते हैं वो रोगी जो संचारी रोगों से पीड़ित होते हैं, जो एक से दूसरों को फैलते हैं, जैसे टीबी हो गया जी, कोई डायरिया हो गया, इस तरह की बीमारियां, जुकाम जिसको कहते हैं, ये भी एक संचारी रोग है जो कोविड है जी। दूसरा गैर संचारी रोग होते हैं जिसमें कि कैंसर है, शुगर रोग है, आपका दमा है, डायबिटीज़ जिसको शुगर रोग मैंने कहा, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, इस तरह की बीमारियां होती हैं जो एक से दूसरे को नहीं फैलती हैं। लेकिन ये देखा गया है कि कोविड से जो गैर संचारी रोगों से जो लोग पीड़ित होते हैं उनको ज़्यादा खतरा रहता है। तो बिल्कुल हमें उन लोगों के लिए ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और उन लोगों के लिए सुविधा जुटाने की ज़रूरत है जो गैर संचारी रोगों से पीड़ित हैं। तो उनको हमने ये देखा है कि उनको ज़्यादा खतरा रहता है और वो बीमारी गंभीर भी हो सकती है। लेकिन अगर वो समय रहते अपना बचाव करें, अपना दवाई लगातार लेते रहें, अपना टेस्ट कराते रहें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात है।
जी, आपने एकदम सही कहा। देखिए, अगर समय से जानकारी मिलती रहे और वो अपना इलाज समय से करवाते रहें तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से हमें ये बता दिया है कि संचारित रोग कौन से होते हैं और गैर संचारित रोग कैसे होते हैं। तो संचारित रोगों का तो समझ में आता है, किसी एक को हुआ उससे दूसरे व्यक्ति को हो गया, लेकिन ये गैर संचारित रोग किस कारण से होते हैं, इस बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएंगे? गरिमा, बहुत जरूरी है ये जानना, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ का कारण पता नहीं है जी हम उसका इलाज अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा ये रहेगा कि हम कारण ही खत्म कर दें और ताकि बीमारी ना हो। तो जो गैर संचारी रोग है, जो मैंने कहा कि जिसमें शुगर रोग है, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारियां हैं, गैंग्रीन है, ब्लाइंडनेस है, इनमें से ज़्यादातर ये देखा गया कैंसर है कि 4-5 मुख्य कारण हैं। जैसे तंबाकू का प्रयोग है, शराब का सेवन है, अनहेल्दी डाइट, जो प्रोसेस्ड फूड आजकल मार्केट से हम लेते हैं, कोई ये जो पेय होते हैं, शीतल पेय पदार्थ होते हैं जिसमें हाई शुगर कंटेंट होता है, या हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो जाए जिसमें स्ट्रेस ज़्यादा है। ये 5-6 ऐसे कारण हैं जिससे कि हमारे अगर टोटल हम गैर संचारी रोग देखें, जो मैंने कहा शुगर रोग हो, चाहे आपका हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, चाहे इवन अंधापन हो, मानसिक रोग हो, अगर ये 5-6 कारण हैं, अगर इन कारणों को हम कम कर पाते हैं तो गैर संचारी रोगों की संख्या में ऑटोमेटिकली कमी आ जाती है। तो मेरा ये मानना है कि इलाज तो बहुत बाद की बात है, हमें सबसे पहले जो इसके कारण हैं उन कारणों को हमें कम करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। और मैं फिर रिपीट करता हूँ, मुख्य कारण गैर संचारी रोगों के उसमें से आपका टोबैको है, तंबाकू जिसको कहते हैं जी, अल्कोहल है, अनहेल्दी डाइट है, ज़्यादा तला हुआ भोजन खाना, प्रोसेस फूड खाना जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल कम हो, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो और स्ट्रेस हो। तो अगर हम इन कारणों को कम कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि गैर संचारी रोगों की आप 50 से 60% की कमी एकदम आ सकती है, क्योंकि अगर ये कारण ही नहीं रहेंगे तो रोग नहीं होंगे तो इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, आपने एकदम सही कहा डॉक्टर साहब। अगर हम कारणों पर ही काम कर ले तो आगे चल के हमें रोग की समस्या ही पैदा नहीं होगी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि इन रोगों की पहचान किस तरह से की जा सकती है, या डायग्नोसिस की हम बात करें, क्योंकि देखिए बाकी कोविड की भी टेस्टिंग होती है, उससे पता चल जाता है, या कुछ लक्षण इन बीमारियों के रहते हैं जिससे आम आदमी को एक पता चल सके कि शायद मुझे ये रोग हो सकता है? गरिमा, बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हमने कारणों पे बात की, कारणों को कम करना एक अपना एक बहुत बड़ा एक समस्या है और जिसमें लोग लगे हैं, सरकारें भी लगी है और लोग भी लगे हैं जी। दूसरा है कि इनके लक्षणों का पता कैसे करें और इनसे लोगों को कैसे बचाएं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो लोग हैं, हिमाचल प्रदेश ने तो एक बहुत अच्छी योजना चलाई है जिसमें हम 18 साल से ऊपर के हर एक व्यक्ति को एडवाइस करते हैं कि आप साल में कम से कम एक बार अपना रूटीन के टेस्ट करा लें, और ये टेस्ट सुविधाएं सारी फ्री होती हैं, जिसमें ब्लड शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, आपकी आंखों की जांच होती है, कान की जांच होती है, आपके मुंह की जांच होती है। तो जनरली हम देखते हैं 2 चीज़ें जो बहुत सामान्य है, शुगर और बीपी। उसकी जांच की व्यवस्था हमने हर उप स्वास्थ्य केंद्र में की है, जिसको हम हेल्थ वर्कर जहाँ पे होते हैं या CHO जहाँ पे होते हैं वहाँ पे भी है। और ये इस तरह के सब सेंटर हमारे पास लगभग 2000 से ज़्यादा सब सेंटर इस वक्त हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर इस तरह की सुविधा होती है, और ये सुविधा फ्री में होती है। तो देखिए, एक तो नियमित अपनी जांच कराएं, और जांच के लिए ये ना इंतजार करें कि मुझे कोई बीमारी पहले आ जाए फिर मैं जांच करूं जी। ये जांच हर सामान्य व्यक्ति को करनी चाहिए जिसकी उम्र 18 साल हो गई है, कि साल में एक बार बीपी शुगर की जांच कराएं, और 5 साल में कम से कम एक बार वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र में सुविधा है कि अपने मुंह के कैंसर की जांच कराएं, ब्रेस्ट कैंसर की जांच कराएं, और अगर उससे ऊपर लेवल पे जाना हो तो 5 साल में एक बार हमने जो लेडीज़ हैं उनके लिए जो गर्भाशय का कैंसर है उसकी भी जांच 5 साल में एक बार करानी चाहिए। इस जांच का एक फ़ायदा होता है कि शुरू में ही जो लक्षण होते हैं हम बीमारी को पकड़ सकते हैं जी। और अगर शुरू में बीमारी को पकड़ सकते हैं तो उसका इलाज बहुत आसान हो जाता है। गंभीर रोगों की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। गंभीर रोग इसके ये होते हैं कि अगर किसी को कैंसर हो जाए, इलाज कैंसर का भी संभव है जी। लेकिन कैंसर जब हो जाता है तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है। शरीर का कोई अंग हमें काटना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। दूसरी कोई समस्या, कोई बीपी अगर किसी का कंट्रोल नहीं है
तो डायलिसिस करवाना पड़ता है। जी। उसमें आर्थिक नुकसान तो होता है, चाहे इंडिविजुअल का हो चाहे सरकार का हो। साथ में उस आदमी की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो अगर इन रोगों का हम आरंभ में ही इनका लक्षणों का पता लगा दें और नॉर्मल आदमी की स्क्रीनिंग कराएं, बीमार तो एक अलग चीज़ है, वो तो अपना इलाज कराएगा ही, लेकिन नॉर्मल आदमी की अगर हेल्दी आदमी स्क्रीनिंग कराए, और सरकार ने सारी व्यवस्था की है इसमें, हमारे आशा वर्कर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, हमारे CHO जो लगे हैं, ये डॉक्टर्स जो हैं वो सारी की सारी इस तरह की स्क्रीनिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। और मुझे लगता है कि हम सबको स्क्रीनिंग अपनी करा देनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही एक अहम और महत्वपूर्ण जानकारी दी है, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही रहती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये जानकारी नहीं होती है। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी इस बात की ओर ध्यान दें कि जितने भी ये टेस्ट डॉक्टर साहब ने बताए हैं ये सब मुफ्त में आपको उपलब्ध हैं। तो 18 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी दर्शक हमारे हैं वो साल में कम से कम एक बार अपनी जांच अवश्य करवाएं, क्योंकि देखिए अगर आप समय रहते जांच करवा लेंगे तो शायद कोई बड़ा खतरा आपकी ज़िंदगी में जो कभी आए उससे आप टल सकते हैं। और ये जांच की सुविधा एकदम निःशुल्क है, ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है। डॉक्टर साहब, जांच अभी हमने करवा ली और उसके बाद हमारे पास हमारे टेस्ट के रिजल्ट भी आ गए। अब इसके बाद अगर कोई बीमारी हमें है, उस टेस्ट में हमें पता लगता है, तो उसके बाद इलाज के लिए क्या सुविधा रहती है, हम इस बारे में भी जानना चाहेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है गरिमा। हम ये देखते हैं कि कई बार कई सिस्टम ऐसे बनते हैं कि हम जांच करा देते हैं लोगों की जी। और उसके बाद उन लोगों को पता नहीं होता कि हमने आगे क्या करना है। अभी तक जो सरकार का जो कार्यक्रम है, जो निरोग योजना की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंतर्गत हम 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति की फ्री में जांच कराते हैं और उसके बाद उनको कहाँ भेजना है जी। किसी का BP अगर हाई होता है उसको कहाँ भेजना है डॉक्टर के पास, वो भी हम उनको एडवाइस करते हैं। और अगर उनको शुगर ज़्यादा है उसका इलाज कहाँ पे है, किस डॉक्टर के पास है, कहाँ से उनको अदर टेस्ट करवाने की सुविधा मिलती है जी। यही नहीं, उसके बाद उनको जो दवाइयाँ हैं जी। वो भी फ्री में सरकार देती है। इसमें APL BPL का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो BP शुगर जो सामान्य दवाइयाँ हैं, अब तो बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास, लगभग 500 किस्म की दवाइयाँ हैं जो सरकार ने निःशुल्क प्रदान करने का जो प्रावधान किया है। कई बार उसमें क्या हो सकता है कि स्टॉक कहीं पे कम हो, वो प्रिक्योर किया जा सकता है, क्योंकि गैर संचारी रोगों में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इलाज बड़े लंबे समय तक चलता है। कई बार तो हमें दवाई जिंदगी भर खानी पड़ती है जी। तो लोगों को क्या लगता है कि 1 महीने की दवाई खा ली उसके बाद कि जी मेरा BP तो अब ठीक है, मेरा शुगर तो ठीक है, उन्होंने दवाई छोड़ दी, लेकिन वो बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है जी। इसीलिए बिना डॉक्टर की सलाह से दवाई ना छोड़ें। जो दवाई डॉक्टर ने, जो परहेज डॉक्टर ने बताया है वो करते रहें। और ये दवाइयाँ, मैं कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि ये दवाइयाँ निःशुल्क सरकार देती हैं और हमारे सभी संस्थानों में होती है। कई बार ऐसा होता है कि इस संस्थान में आज स्टॉक नहीं है जी। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, स्टॉक एकदम प्रिक्योर किया जा सकता है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि इसका जांच से लेकर के इसका उपचार तक वो हम फ्री में कराएं। लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि हम ये बीमारियां होने ही ना दें, तो इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं वही आने वाली थी। हम इलाज की बात कर रहे हैं, हम पहचान की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई तो ऐसे तरीके भी होंगे जिनसे इसका बचाव किया जा सके, कि मतलब ये बीमारियां हमें हो ही ना, तो वो क्या तरीके रहेंगे? हमारे दर्शक ज़रूर इस बारे में भी जानना चाहेंगे। गरिमा, अगर पूरे विश्व की बात करें तो गैर संचारी रोगों से पूरा विश्व प्रभावित है। ये भी माना जा रहा है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि अमीरों की बीमारियां हैं जी। BP हाई होना, ओबेसिटी बढ़ना, शुगर लेवल हाई होना। लेकिन इसके लिए कई देशों ने बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी भी बनाई है और स्ट्रेटजी वही है कि इसका शुरुआत में ही पता लगा दें। इसको अगर तरीके देखें हम कि कैसे इससे अल्टीमेटली सोसाइटी को बचाया जा सकता है, उसमें एक तो मैंने पहले कहा कि हम बड़े क्लियर हो जाएं कि तंबाकू का सेवन ना खुद करें ना करने दें। और जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कानून बने हैं, शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू नहीं बिकना चाहिए जी। अभी भी हमने कई जगह देखा है कि कानून के बावजूद भी कई जगह बिक रहा है। कई लोग अपने बच्चों के सामने टोबैको यूज़ करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं। कई लोग अपने बच्चों के सामने शराब का सेवन करते हैं। कई पार्टी कल्चर है। मुझे लगता है कि हमें इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा ताकि हम अपनी जनरेशन को बचा सकें। सरकार की योजनाएं बहुत सारी हैं। हमारे पास एक योजना है जिसका नाम हेल्थ प्रमोटिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। उसमें हम ये देखते हैं कि जो स्कूल स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं उनको हम सर्टिफाई करते हैं
और बड़ी खुशी के साथ कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जो करसोग में माहुनाग स्कूल है, वो पहला ऐसा स्कूल सर्टिफाई हो गया है प्रदेश में जो कि हेल्थ प्रमोटिंग है। वो 33 उसके क्राइटेरिया उस पर खरा उतरता है। उस स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू नहीं बिकता है, वहाँ बोर्ड लगे हैं, वहाँ प्रेयर में बात होती है कि स्वास्थ्य को बढ़ावा कैसे दिया जाए, और वहाँ पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम उन्होंने बनाया है। हम चाहते हैं कि सभी स्कूल हेल्थ प्रमोटिंग हो और तंबाकू निषेध हो स्कूलों में। इवन टीचर कई बार हम देखते हैं कि उनका जो स्मोकिंग बिहेवियर होता है, टोबैको यूज़ होता है, बच्चे उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, घर वालों से लोग बच्चे सीख लेते हैं। इन्फ्लुएंसर। तो मुझे लगता है कि एज ए सोसाइटी सरकार की योजनाएं नाकाफ़ी हैं। एज ए सोसाइटी, एज ए सिविल सोसाइटी हमें सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि असंभव है। हम कैंसर को भी रोक सकते हैं, क्योंकि तंबाकू से मुंह के तो 90% कैंसर होते हैं। बाकी 50% तक जितनी भी गैर संचारी रोग हैं, अकेला तंबाकू जिम्मेवार है। बाकी अगर आप लीवर की बीमारियों की बात करें, उसके लिए शराब बहुत बड़ी जिम्मेवार है। उसके बाद आप अनहेल्दी डाइट की बात करें, आपको ओबेसिटी होती है, लीवर का कैंसर होता है। अब बच्चे देखिए कि ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट भी बेकार की चीज़ों की ज़्यादा होती हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस टोबैको की इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट करते हैं, जो बहुत ही एक निंदनीय बात है और दुख की बात है कि चंद पैसों के लिए लोग इस तरह की एडवर्टीजमेंट करते हैं और उससे हमारे बच्चों का बिहेवियर चेंज होता है। उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा। मुझे लगता है कि जो हेल्थ प्रमोशन का कॉन्सेप्ट है, हेल्दी विलेज, हेल्दी कम्युनिटी, हेल्दी सोसाइटी, हेल्दी डिस्ट्रिक्ट, हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल, हेल्थ प्रमोटिंग ऑफिस, हमें ये और हेल्दी हाउस, इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा ताकि हम रोल मॉडल बने लोगों के लिए कि मुझे सबसे पहले खुद को ये साबित करना है कि मैं हेल्थ के प्रति जागरूक हूँ और मैं इन गैर संचारी रोगों जैसी जो बेकार की चीज़ें हमारे समाज में पनप रही हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। आपको मालूम है कि जिस घर में कैंसर का मरीज होता है वो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। जिस घर में दमे का कोई मरीज हो लंबे समय तक, पूरा उनका इकोनॉमी खत्म हो जाता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, घर में उनका केयर टेकर रहना पड़ता है, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। ऑफिस में भी जो इस तरह के रोगी होते हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते। ऊपर से सरकार रिम्बर्समेंट करती है उनके इलाज पर। वो इलाज का पैसा कहीं और खर्च हो सकता है, हमारे शिक्षण संस्थानों में खर्च हो सकता है। हमें होलिस्टिक व्यू में सोचना पड़ेगा कि हम ऐसी अप्रोच करें कि हम इनके कारणों को कम करें, हेल्थ प्रमोशन को बढ़ावा दें और सोसाइटी में इस तरह का मैसेज दें बड़ा क्लियर, ये चीज़ें गलत हैं और हम अपने जो आगे आने वाली जनरेशन है कम से कम उसको बचाएं। मुझे लगता है ये असंभव नहीं है और खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश इस वक्त देश में अग्रणी राज्यों में है इसमें, जो इस तरह की, चाहे आप हाइपरटेंशन कंट्रोल की बात करें, डायबिटीज़ कंट्रोल की बात करें या तंबाकू को कम करने की बात करें, हेल्थ प्रमोशन की बात करें, हम एक लीडिंग स्टेट हैं। मुझे लगता है हमें और आगे बढ़ना चाहिए। हम ये चाहते हैं इस चीज़ों में जीरो टॉलरेंस हो सोसाइटी में। हम इस तरह के जो बेकार की फालतू की चीज़ें हैं, चाहे कोई अनहेल्दी फूड है, चाहे हमारा टोबैको अल्कोहल है, इनको हम कम्प्लीटली जीरो कहें, जीरो टॉलरेंस रखें ताकि हम अच्छे भविष्य का निर्माण करें। तो मुझे लगता है कि यही एक हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजी जो है वो इसके बचाव के लिए सबसे अच्छी जो है ना सिद्ध होगी। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और मुझे लगता है इतने अच्छे से आपने बता दिया है कि अब और किसी को कोई डाउट रह ही नहीं गया होगा। आपने अच्छे से पूरे जो इसका कारण है, जो बचाव है, इस सब के बारे में बता दिया है। और जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जिस घर में कोई कैंसर का रोगी हो या किडनी फेलियर का रोगी हो तो उस घर की जो वित्तीय स्थिति है वो थोड़ी गड़बड़ा जाती है। तो जैसे आपने कहा कि सरकार उसमें भी सहायता करती है, तो एक बार आप फिर हमारे दर्शकों को उसके बारे में बता देंगे कि किस तरह से जैसे कैंसर के में बहुत खर्चा आता है, तो क्या उसमें मदद करने के लिए भी कोई प्रावधान है सरकार की तरफ से? जी गरिमा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दर्शकों को जानने के लिए कि अगर किसी को कैंसर हो जाए तो अब क्या करें। बीमारी तो हो गई, अब उसको इस वक्त हम उसको बैक नहीं कर सकते, लेकिन उसके इलाज की व्यवस्था की है हमने प्रदेश में। मेडिकल कॉलेज के अलावा भी अगर आप रामपुर रोडू अस्पताल की भी बात करें, करसोग की बात करें, जोगिंदरनगर की बात करें, सरकाघाट की बात करें, पौंटा साहिब की बात करें, जिला अस्पतालों को छोड़ करके वहाँ भी हमने कैंसर की ट्रीटमेंट की फैसिलिटी शुरू की है। अब हम धीरे धीरे वहाँ कीमोथेरेपी शुरू कर रहे हैं जी। रामपुर में कीमोथेरेपी होती थी, रोडू में हम शुरू कर रहे हैं, बिलासपुर में कीमोथेरेपी दी जाती है, पौंटा साहिब में कीमोथेरेपी दी जाती है, जो कि ये निःशुल्क है। निःशुल्क है जी। और पहले डायलिसिस के लिए लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता था जी। पहले एक टाइम में सिर्फ शिमला मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस की सुविधा थी।
आज प्रदेश में 22 बड़े अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा है, और डायलिसिस की सुविधा बीपीएल पेशेंट के लिए तो फ्री है, लेकिन 10 और जगह पे एपीएल के लिए भी फ्री है जी। क्योंकि एक समय में एपीएल का जो कार्ड होता था, जो हिमकेयर कार्ड होता था, उसमें वहाँ पे जाते थे, कार्ड स्वाइप होता था, उनको सुविधा जो है ना वो कैशलेस मिलती थी। लेकिन बीपीएल के लिए तो बिल्कुल फ्री है ये जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है डायलिसिस की। लेकिन अब 10 नए जगह पे भी हमारे पास, जिसमें कि हमारे पास अभी रोडू भी आया है, हमारे पास उसमें करसोग भी है, उसमें जोगिंदर नगर भी है, सरका घाट भी है। तो उन जगहों पे इवन अब सोलन में भी हम निःशुल्क सबके लिए कर रहे हैं, एपीएल और बीपीएल के लिए। तो अब 22 जगह पे हमारे पास इस तरह की सुविधा है। साथ में हम इन जगहों को, जो बड़े हमारे अस्पताल हैं 16, इनको हमने निरोग क्लिनिक वहाँ पे सेटअप किए हैं। वहाँ पे डॉक्टरों को हमने ट्रेन किया है, जो कि डेडिकेटेड ओपीडी चलाते हैं गैर संचारी रोगों के लिए, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे हृदय रोग हो, चाहे दमे की बीमारी हो, चाहे ब्लाइंडनेस की बीमारी हो, चाहे मानसिक रोग हो। ये सारे रोगी वहाँ उस ओपीडी में जाएंगे। अगर उनको लगता है कि स्पेशलिस्ट की सलाह की ज़रूरत है तो स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे, नहीं तो उस रोगी को वहीं से वो रेफ़र बैक कर देंगे कि आप कंटिन्यू करिए ट्रीटमेंट और दोबारा टेस्ट के लिए आप इतने टाइम बाद आइए। वहाँ पे कैंसर की स्क्रीनिंग भी होती है। धीरे धीरे इसको सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा ये जो कंप्लीट साइकिल होगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ऐसी स्थिति ना आने दें कि हमें इलाज की ज़रूरत पड़े जी। बार बार कहूँगा, प्रिवेंशन अच्छा है क्योर से। जब हम बचपन में भी पढ़ते थे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये चीज़ें बचाई जा सकती है, इसमें बचाव किया जा सकता है। हम कैंसर से बच सकते हैं, हम बीपी से बच सकते हैं, हम शुगर से बच सकते हैं, अगर हम अपने सामान्य जो व्यवहार है, अपना खाना पीना, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर कम्युनिकेशन, उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें। जी डॉक्टर चौहान, अभी जैसे हम कोविड की बात कर रहे थे और हमारा आज का विषय भी है कोरोना काल में गैर संचारित रोगों का निदान व बचाव, तो क्या आप कुछ एक खास संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि कोरोना काल में जो गैर संचारित रोगों से ग्रसित लोग हैं उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी? हम तो ये कहेंगे कि कोरोना में एक तो जिनको लक्षण है टेस्ट कराइए जी, टीकाकरण कराइए, मास्क पहनिए, अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। ये तो मुझे लगता है अब सब लोगों को मालूम है। उसके साथ साथ अगर कोई आपके घर में, परिवार में, या खुद आप गैर संचारी रोगों से पीड़ित हैं तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपना चेकअप करा सकते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह में मत जाएं, लेकिन पैनिक ना करें। ये ना सोचें कि भी बहुत परेशानी आने वाली है। हमने पहले भी कोविड को अच्छी तरह से हैंडल किया है, और मुझे लगता है कि हम इस बार भी इसको अच्छी तरह से हैंडल करेंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार की योजनाएं भी अच्छी हैं, आपको सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन आपने अनुपालना करनी है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की। मुझे लगता है कि हमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं। जी डॉक्टर चौहान, वैसे तो आपने इस पूरे विषय पर ही बहुत ही विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दे दी है, लेकिन फिर भी अगर वो इस बारे में कुछ और जानकारी लेना चाहें तो कोई ऐसा नंबर है या कोई और कार्यालय है जहाँ पे वो संपर्क करके इस बारे में और जानकारी भी ले सकते हैं? जी, हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। सबसे जो आसान चीज़ है वो है 104 नंबर पे फ़ोन करना जी। 104 एक टोल फ्री नंबर है, इसमें आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। वहाँ से आपको बिल्कुल सलाह देते हैं कि किस बीमारी के लिए कहाँ जाना है, कहाँ टेस्ट होगा, किस डॉक्टर के पास जाना है, कैसे सलाह लेनी है। वहाँ डॉक्टर भी होते हैं जो आपसे बात कर सकते हैं। मुझे लगता है इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे हमें पूरा यकीन है कि हमारे दर्शक ज़रूर लाभान्वित होंगे। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम जानकारीपूर्ण रहा होगा और आज दी गई जानकारी का आप सब भी लाभ उठाएंगे। इसी के साथ अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।